सेक्शन 194B जो बात करता है टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी। लॉटरी के केस में जब आप जीत जाते हैं तो जो आपको विनिंग प्राइज है वो मिलता है। तो ऐसे में जो भी व्यक्ति वह विनिंग प्राइज आपको पे करेगा वह व्यक्ति क्या करेगा, टीडीएस डिडक्ट करने के बाद ही आपको जो है पेमेंट करेगा। तो मान लीजिए एक एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड और ये एक गेम शो ऑर्गेनाइज करती है। गेम शो जो है ऑर्गेनाइज करती है। आपने बहुत फेमस गेम शो कौन बनेगा करोड़पति का नाम सुना होगा, बिग बॉस का नाम सुना होगा। तो ये जो गेम शो होते हैं, ये जो विनिंग प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पे करते हैं टू द विनर। मान लीजिए विनर है मिस्टर एक्स, तो जो भी अमाउंट पे की जाएगी बाय दिस कंपनी वो टीडीएस डिडक्ट करने के बाद ही पेमेंट की जाएगी और टीडीएस डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 30%। तो मान लीजिए 1 लाख रुपीज का जो प्राइस है वो विन किया गया है, तो ऐसे में 30% 30,000 रुपीज जो है डिडक्ट किया जाएगा और 30,000 रुपीज डिडक्ट करने के बाद 70,000 रुपीज की पेमेंट किसको की जाएगी, मिस्टर एक्स को की जाएगी। और मिस्टर एक्स के हाथ में जो इनकम टैक्सेबल होगी वो इनकम टैक्सेबल होगी 1 लाख रुपीज। अंडर द हेड अदर सोर्सेज ये है इनकम टैक्सेबल होती है और इसको कैजुअल इनकम के नाम से जाना जाता है। तो कोई भी गेम शो अगर आप जीतते हैं, कोई लॉटरी अगर आप जीतते हैं, कोई क्रॉसवर्ड पजल आप जीतते हैं, कोई कार्ड गेम आप जीतते हैं, तो ऐसे में जो प्राइज आपको मिलता है तो वो आफ्टर डिडक्शन ऑफ टीडीएस ही रिसीव होता है। आज की डेट में बहुत सारी ऐसी एप्स हैं जो क्रिकेट शोज वगैरह हैं या फिर और कोई जो एप्स हैं जिनके अंदर काफी सारे गेम शोज होते हैं, काफी सारे गेम्स होते हैं। जो आप जीतते हैं तो आपको सर्टेन अमाउंट मिलती है, तो वो अमाउंट आपको आफ्टर डिडक्शन ऑफ टीडीएस ही रिसीव होती है। इसमें कोई भी जो लिमिट है यहाँ पर जो कंपनी अगर पे करती है दैट इज एबीसी लिमिटेड, अगर 10,000 रुपए से ज्यादा कोई भी अमाउंट अगर पे करेगी तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर जो विनिंग प्राइस है वो 10,000 रुपए से कम है तो ऐसे में कोई टीडीएस यहाँ पर डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो पहली बात, टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा, तो जो भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है ये विनिंग प्राइस पे करने के लिए वो व्यक्ति टीडीएस डिडक्ट करेगा। कितना डिडक्ट करेगा, 30% रेट जो है फाइनेंस एक्ट के अंदर बताया गया है। द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू एनी पर्सन, तो यहाँ पर बेसिकली एनी पर्सन की बात की गई है। दैट मीन्स जो विनर है वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है इंक्लूडिंग ए नॉन रेजिडेंट। तो ऐसे में नॉन रेजिडेंट भी अगर कोई प्राइज विन करता है, प्राइज जीतता है, तो भी सेक्शन 194B के तहत ही टीडीएस डिडक्ट होगा। पेइंग टू एनी पर्सन एनी इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी, अगर कोई लॉटरी जीतता है, क्रॉसवर्ड पजल और कार्ड गेम और एनी अदर गेम ऑफ एनी शॉर्ट, किसी भी तरह का कोई भी गेम इन एन अमाउंट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए से ज्यादा की अगर वो विनिंग प्राइस है, तो ऐसे में 30% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। कब डिडक्ट किया जाएगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जब पेमेंट की जाएगी तब टीडीएस डिडक्ट होगा। जनरली हम देखते हैं एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ द अकाउंट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, लेकिन अभी तक हमने देखा सेक्शन 192, सेक्शन 192A और सेक्शन 194B में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो पेमेंट के समय टीडीएस डिडक्ट होगा एट द रेट्स इन फोर्स। तो मैंने आपको बताया जहां पर भी वर्ड्स लिखे होते हैं एट द रेट्स इन फोर्स, वहां पर आपको फाइनेंस एक्ट रेफर करना होगा। तो अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, तो ऐसे में आपको फाइनेंस एक्ट 2021 रेफर करना होगा और वहां पर आपको 30% की टीडीएस रेट बताई गई है इन केस ऑफ सेक्शन 194B। अब अगर मान लीजिए जो प्राइज
जीता गया है वो मनी की फॉर्म में ना होकर जो है वो गुड्स की फॉर्म में है, तो ऐसे में क्या होगा? लेट से जो प्राइज जीता गया वो प्राइज है इन द फॉर्म ऑफ फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, और उस रेफ्रिजरेटर की जो मार्केट वैल्यू है वो है 30,000 रुपीज। तो एबीसी लिमिटेड के द्वारा मिस्टर एक्स को कोई अमाउंट नहीं दी गई है, एक रेफ्रिजरेटर मिस्टर एक्स के द्वारा जीता गया है। तो ऐसे में जो रेफ्रिजरेटर है, जो फ्रिज है, उस केस में टीडीएस कैसे डिडक्ट होगा? अगर कोई अमाउंट पे की जानी है तो अमाउंट में से जो टीडीएस अमाउंट डिडक्ट कर ली जाती है, टीडीएस अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर दिया जाता है, और जो बैलेंस अमाउंट है वो विनर को पे कर दिया जाता है। लेकिन अब बात आई कि फ्रिज के केस में, गुड्स के केस में कैसे टीडीएस डिडक्ट होगा? तो ऐसे में कहा गया कि जो यह व्यक्ति है, जो यह व्यक्ति है और ये जो कंपनी है एबीसी लिमिटेड, अगर इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट था, जो कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें लिखा गया था कि यह जो फ्रिज है, यह जो जो भी प्राइस जो होगा वो नेट ऑफ टैक्स होगा, नेट ऑफ टैक्स होगा। तो दैट मींस इस सिचुएशन में क्या होगा? रिवर्स कैलकुलेशन की जाएगी। इस सिचुएशन में रिवर्स कैलकुलेशन की जाएगी और 33 रुपीज 33,333 की विनिंग प्राइस होगी, और इसमें से 3,333 टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, और 30,000 रुपीज की जो वैल्यू है, उस वैल्यू का फ्रिज जो है वो मिस्टर एक्स को गिफ्ट किया जाएगा। तो इस सिचुएशन में मिस्टर एक्स के हाथ में जो इनकम मानी जाएगी वो मानी जाएगी 33,033 रुपीज। और अगर मान लीजिए जो एग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो टर्म एंड कंडीशंस है, उसमें ये बात कही गई है कि जो प्राइस होगा उस पर जो टैक्स होगा वो मिस्टर एक्स के द्वारा बोन किया जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा? जो एबीसी लिमिटेड है वो पहले मिस्टर एक्स से 30,000 रुपए पर 10%, 3,000 रुपए का टैक्स जो है वो डिपॉजिट कराएगी, या वो खुद एबीसी लिमिटेड जो है वो डिपॉजिट करेगी। Provided that in a case where the winning are wholly in kind or partially in cash and partially in kind, but the part in cash is not sufficient to meet the liability of deduction of the tax in respect of whole of the winning, the person responsible for paying shall release the winning, ensure that tax has been paid in respect of the winning। तो एबीसी लिमिटेड क्या करेगी? उस प्राइस को देने से पहले यह इंश्योर करेगी उस पर जो 10% का टैक्स है वो डिपॉजिट करा दिया गया है, आइदर बाय द विनर और बाय इटसेल्फ। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए 30,000 रुपए का फ्रिज है, इसके साथ 1,000 रुपए का जो है कैश प्राइज विन किया गया है, जीता गया है। तो दैट मीन्स टोटल अमाउंट हो जाती है 31,000 रुपीज। लेकिन ये जो 31,000 रुपीज है, इसका जो 10% है वो होता है आपका 3,100 रुपए, जबकि जो कैश प्राइस है वो सिर्फ 1,000 रुपीज है। दैट मीन्स कैश प्राइस इतना नहीं है कि उसमें से टीडीएस डिडक्ट किया जा सके बाय दी पेयर। तो जो पेयर है वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले क्या चेक करेगा कि एटलीस्ट उसका टैक्स पे कर दिया गया हो बाय द विनर। तो बहुत बार आपने देखा होगा जब आप कोई प्राइज जीतते हैं इन द फॉर्म ऑफ काइंड, तो जो प्राइज जो आपको देता है, जो ऑर्गेनाइजर है, जो कंपनी है, वो आपसे पहले उस प्राइस पर जो टैक्स है वो डिपॉजिट कराती है। जब आप उस टैक्स डिपॉजिट का चालान कंपनी को देते हैं, उसके बाद ही आपका जो प्राइस है वो रिलीज किया जाता है। तो जहां पर प्राइस इन द फॉर्म ऑफ मनी है, तो वहां पर 30% का टीडीएस डायरेक्टली डिडक्ट कर लिया जाता है बाय द पेयर।
70% अमाउंट पे कर दी जाती है विनर को। लेकिन जहां पर प्राइज है इन द फॉर्म ऑफ काइंड और इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल इन काइंड, पार्शियल इन कैश, यहाँ पर या तो काइंड की फॉर्म में ही, गुड्स की फॉर्म में ही प्राइज है, या फिर कुछ गुड्स की फॉर्म में है, कुछ मनी की फॉर्म में है। तो ऐसे में वहां पर जो पेयर होगा, जो भी व्यक्ति उस प्राइज को पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो इंश्योर करेगा कि उस विनिंग प्राइज पर जो टैक्स है वो पे कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एनी person responsible for paying to any person any income by way of winning from lottery, crossword puzzle, or any game show or other game, then if such amount is exceeding 10,000 rupees, shall at the time of payment thereof deduct income tax at the rates in force. तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट एग्जांपल में 1,00,000 रुपए की लॉटरी जीती गई बाय मिस्टर एक्स, उस पर 30,000 रुपए का टीडीएस डिडक्ट किया गया बाय दी एबीसी लिमिटेड। अब मिस्टर एक्स के हाथ में जो इनकम होगी वो होगी 1,00,000 रुपए। कैजुअल इनकम के केस में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी एक्सपेंसेस अलाउ नहीं किया जाता है इन दी हैंड ऑफ विनर। तो मिस्टर एक्स के हाथ में पूरी की पूरी 1,00,000 रुपए की इनकम पर क्या करना होगा, टैक्स पे करना होगा। कोई एक्सपेंसेस, मान लीजिए यह लॉटरी खरीदी गई 5,000 रुपए की और 1,00,000 रुपए का प्राइस जीता गया। तो अब मिस्टर एक्स कहते हैं कि मेरी नेट इनकम तो 95,000 रुपीज है, 5,000 रुपए तो मैंने लॉटरी को खरीद करने में खर्च कर दिए। तो ऐसे में इनकम 95,000 नहीं मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी 1,00,000 रुपीज। कोई भी खर्चा, कोई भी एक्सपेंस, कोई भी जो एग्जम्पशन आपको अलाउ नहीं की जाएगी फ्रॉम दी कैजुअल इनकम। हाँ, रिबेट अंडर सेक्शन 80A, रिबेट अंडर सेक्शन 87A आपको मिल जाती है इन केस ऑफ कैजुअल इनकम। अब मान लीजिए मिस्टर एक्स की और कोई इनकम नहीं है, सिर्फ 1,00,000 रुपए की जो विनिंग है वही सिर्फ उनकी अदर सोर्सेज हेड में इनकम है, इसके अलावा और कोई इनकम नहीं है। तो 1,00,000 रुपए पर जो टैक्स होगा वो टैक्स होगा 30%। क्यों? क्योंकि कैजुअल इनकम के केस में स्पेशल टैक्सेशन अप्लाई होता है। तो ऐसे में 1,00,000 रुपए की इनकम पर 30% का जो टैक्स है 30,000 रुपए आ जाता है। उसके अलावा और कोई इनकम नहीं है, तो ऐसे में यहाँ पर 30,000 रुपए का जो टैक्स है वो पेबल है। इसमें से हम लेस करेंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अगर टोटल इनकम 5,00,000 रुपए तक है तो ऐसे में आपको मैक्सिमम 12,500 रुपए तक की जो है रिबेट मिल जाती है अंडर सेक्शन 87A। तो इस तरह हमारा टैक्स पेबल आ जाता है 17,500 रुपए। इस पर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आप कैलकुलेट करेंगे 17,500 रुपए पर 4%, तो ये आपका आ जाता है 700 रुपीज। टोटल आपकी टैक्स लाइबिलिटी हो जाती है 18,200, जिसमें से आप लेस करेंगे जो आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है। दैट मींस मिस्टर एक्स के केस में 30,000 रुपीज का टीडीएस डिडक्ट किया गया है, तो इसका मतलब टैक्स था 18,200 रुपए और टीडीएस डिडक्ट कर लिया गया 30,000 रुपए। तो कितना अमाउंट हमें गवर्नमेंट से वापस मिलेगा, 11,800 रुपीज। तो अगर मैं बात करूं कैजुअल इनकम के केस में, जहां पर कोई लॉटरी जीती गई है, कोई गेम शो जीता गया है, कोई क्रॉसवर्ड पजल जीता गया है, या फिर और किसी तरह का अन्य कोई गेम शो जीता गया है, तो टैक्स सेव करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो 5,00,000 रुपए तक है, इंक्लूडिंग दैट कैजुअल इनकम। तो उस कैजुअल इनकम को इंक्लूड करते हुए अगर आपकी टोटल इनकम 5,00,000 रुपए से कम है तो ऐसे में आपको 12,500 रुपए तक की रिबेट अलाउ कर दी जाती है। तो यही एक मात्र ऐसा तरीका है जहां पर आप कुछ अमाउंट सेव कर सकते हैं। अदरवाइज कैजुअल इनकम के केस में आप कोई भी टैक्स प्लानिंग नहीं कर सकते। जितना टीडीएस आपका डिडक्ट किया जाता है उतनी ही आपकी टैक्स लायबिलिटी होती है। तो ऐसे में कोई अमाउंट आपको रिफंड नहीं मिलती। बहुत सारे जो है क्वेरीज हमारे सामने आती है कि सर मेरे केस में मैंने लॉटरी जीती है या फिर किसी ऐप के जरिए कोई गेम जीता है मैंने और इतना प्राइज मुझे मिला है, तो क्या मैं वो जो टीडीएस मेरा डिडक्ट किया गया है उसका रिफंड ले सकता हूं?
जनरली केसेस में द आंसर इज नो। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम उस कैजुअल इनकम को इंक्लूड करते हुए 5 लाख रुपए से कम है, 5 लाख रुपए तक है, तो ऐसे में आप मैक्सिमम जो है 12,500 रुपए तक की टैक्स सेविंग कर सकते हैं, अगर आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिल जाती है। उसके बाद सेक्शन 194BB जो बात करता है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। तो अगर आपने जो हॉर्स रेसेस होती है वहां पर कोई बेट लगाई है और वो बेट आप जीत जाते हैं, तो सिमिलरली जो पेयर होगा, जो भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होगा उस अमाउंट को पे करने के लिए, वो क्या करेगा, टीडीएस डिडक्ट करेगा एट द रेट ऑफ 30% एंड आफ्टर दैट जो बैलेंस अमाउंट होगी वो आपको रिलीज करेगा। एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो क्या है, एक बुक मेकर है, टेक्निकली इन्हें बुक मेकर के नाम से जाना जाता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट के द्वारा जिसको लाइसेंस दिया गया है कि वो हॉर्स रेसेस कंडक्ट कर सकता है। तो और ए पर्सन टू whom a license has been granted by the government under any law for the time being in force for horse racing in any race course or for arranging for wagering or betting in any race course, who is responsible for paying to any person। तो यहां पर भी अगेन जो विनर है वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, इंक्लूडिंग ए नॉन रेजिडेंट। Any income by way of winning from any horse race in an amount exceeding 10,000 rupees shall at the time of payment thereon deduct income tax at the rates in force। तो सिमिलरली वही सेक्शन है जो सेक्शन 194B में बात कहता है कि अगर 10,000 रुपए से ज्यादा की कोई अमाउंट पे की जा रही है टूवर्ड्स विनिंग फॉर हॉर्स रेसेस, तो ऐसे में 30% का टीडीएस डिडक्ट होगा। यहाँ पर कहा गया एट द रेट्स इन फोर्स। तो अगेन मैंने आपको बताया फाइनेंस एक्ट हमें बताता है कि सेक्शन 194BB के केस में कितना टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, जो कि है 30% फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो मिस्टर एक्स है वो, मान लीजिए हॉर्स रेसेस में किसी हॉर्स पर बेट लगाते हैं और वो हॉर्स जो है जिस पर बेट लगाई गई वो हॉर्स रेस जीत जाता है। तो ऐसे में मान लीजिए 1 लाख रुपए का विनिंग प्राइस है, तो 30,000 रुपीज का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा बाय द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सच पेमेंट, और वो 30,000 रुपीज गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए जाएंगे। बैलेंस 70,000 रुपीज जो है पे कर दिए जाएंगे मिस्टर एक्स को, और मिस्टर एक्स के हाथ में जो इनकम होगी वो इनकम होगी 1 लाख रुपीज। ये आपको ध्यान रखना है, जो अमाउंट उन्हें रिसीव होगी प्लस जितना टीडीएस डिडक्ट किया गया है वो इनकम मानी जाएगी इन द हैंड ऑफ विनर। अगेन कोई भी एक्सपेंसेस आपको इसके रिगार्डिंग अलाउ नहीं किया जाता है, इनकम जो है फुल्ली टैक्सेबल रहेगी। रिबेट अंडर सेक्शन 87A आपको मिल जाती है इन दी हैंड ऑफ विनर अगर टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है, 5 लाख रुपए से कम है। नेक्स्ट जो सेक्शन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल सेक्शन है। अगर आप इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप टीडीएस लॉ में प्रैक्टिस करते हैं, तो बेसिकली आपको सेक्शन 194C भी बहुत बार देखने को मिल जाता है। 194C बात करता है टीडीएस ऑन पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं तो ऐसे केस में आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। कॉन्ट्रैक्टर कौन सा हो सकता है? कॉन्ट्रैक्टर वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है, दैट मीन्स जहां पर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से मटेरियल प्लस लेबर दोनों काम एक साथ कराते हैं, या फिर प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। दैट मीन्स कोई मटेरियल आप जो है वो कॉन्ट्रैक्टर से नहीं लेते हैं, सिर्फ लेबर वर्क कॉन्ट्रैक्टर से कराते हैं। तो दोनों तरह के ही कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो मटेरियल प्लस लेबर कॉन्ट्रैक्ट है या फिर ओनली लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों ही केसेस में अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेंगे तो उस पर टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू एनी रेजिडेंट, तो सेक्शन 194C में वर्ड यूज किया गया रेजिडेंट। तो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो रेजिडेंट होना जरूरी है जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं। हेयर इन रेफर टू एज कॉन्ट्रैक्टर, जिसको कॉन्ट्रैक्टर कहा जाएगा इस सेक्शन के अंदर,
फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क, किसी भी तरह का वर्क, इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर। तो अगर प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट भी है वो भी इंक्लूड किया जाएगा, सिर्फ वर्क कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं, इंक्लूडिंग लेबर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेक्शन 194C के दायरे में आ जाता है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड स्पेसिफाइड पर्सन, स्पेसिफाइड पर्सन वो व्यक्ति है जो इस कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करता है। तो देखेंगे हम स्पेसिफाइड पर्सन में किस किस को कवर किया गया है। तो कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन दैट इज पेयर अगर पेमेंट करेगा टू दी कॉन्ट्रैक्टर तो वो क्या करेगा, टीडीएस डिडक्ट करने के बाद ही कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेगा। At the time of credit of such sum to the account of the contractor or at the time of payment whichever is earlier, तो जब उसके अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या फिर उसको पेमेंट कर दी जाएगी, इन दोनों ही इवेंट्स में से जो भी इवेंट पहले होगी उस इवेंट पर टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो मान लीजिए 10 जुलाई को जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट किया जाता है और मान लीजिए 18 जुलाई को जो है पेमेंट की जाती है, तो टीडीएस किस समय डिडक्ट होगा, 10 जुलाई को, क्योंकि क्रेडिट पहले किया गया है तो एट द टाइम ऑफ क्रेडिट टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब मान लीजिए क्रेडिट किया गया 18 जुलाई को और पेमेंट एडवांस में ही कर दी गई 10 जुलाई को, तो टीडीएस कब डिडक्ट होगा, 10 जुलाई को एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो दोनों में से जो भी इवेंट पहले होगी एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट कैसे की जा सकती है, पेमेंट अकाउंट पे चेक से भी की जा सकती है, बैंक ड्राफ्ट से भी की जा सकती है, नेट बैंकिंग से भी की जा सकती है, इन द फॉर्म ऑफ कैश भी की जा सकती है। तो भले ही आप कैश पेमेंट करें तो भी टीडीएस तो डिडक्ट करना ही होगा। 1% where the payment is being made or credit is being given to an individual or Hindu unwedded family, that means जिसको पेमेंट की जा रही है, जो पेई है या फिर जो क्या है कॉन्ट्रैक्टर है, अगर वो एक इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ है तो 1% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा बाय द स्पेसिफाइड पर्सन। और अगर वो व्यक्ति इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा और कोई व्यक्ति है, क्या हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है, एओपी हो सकती है, बीओआई हो सकती है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो सकता है। अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ के अलावा और कोई व्यक्ति है, बीइंग ए पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ, टीडीएस शैल बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 2%। तो अगर बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्टर है, मान लीजिए मिस्टर एक्स है, ये एक स्पेसिफाइड पर्सन है, स्पेसिफाइड पर्सन में कौन कौन कवर किया जाएगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे। और मिस्टर एक्स क्या करते हैं, मिस्टर वाई को, मान लीजिए मिस्टर वाई क्या है, कॉन्ट्रैक्टर है, तो कॉन्ट्रैक्टर को अगर पेमेंट की जाएगी और अगर कॉन्ट्रैक्टर क्या है, इंडिविजुअल है या फिर हिंदू अनवेडेड फैमिली है, तो कितना टीडीएस डिडक्ट होगा, 1%। और अगर मान लीजिए मिस्टर वाई पेमेंट करते हैं एबीसी लिमिटेड को, यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो एबीसी लिमिटेड है, तो ऐसे में कहा गया टीडीएस डिडक्ट होगा 2%। अगर कॉन्ट्रैक्टर पार्टनरशिप फर्म है तो टीडीएस डिडक्ट होगा 2%। अगर कॉन्ट्रैक्टर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, टीडीएस डिडक्ट होगा 1%। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो पेई है, जो रेसिपिएंट है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, अगर वो एक इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो टीडीएस डिडक्ट होगा 1%, अदरवाइज टीडीएस डिडक्ट होगा 2%। तो यहाँ पर एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जिसमें बेसिकली बताया गया है, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड और मिस्टर एक्स है। एबीसी लिमिटेड जो है एक कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर एक्स को देती है, लेट से मान लीजिए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, और मिस्टर एक्स क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट करते हैं और 1 लाख रुपीस का इनका बिल है, दैट मींस 1 लाख रुपीस की इनको पेमेंट की जानी है। तो एबीसी लिमिटेड क्या करेगी, टीडीएस डिडक्ट करेगी, कितना, 1%। 1% क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो
कॉन्ट्रैक्टर है वो एक इंडिविजुअल है, और अगर कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल है तो ऐसे में 1% का टीडीएस डिडक्ट होगा। बैलेंस अमाउंट 99,000 रुपीज क्या कर दी जाएगी, पे कर दी जाएगी टू मिस्टर एक्स, और मिस्टर एक्स के हाथ में जो इनकम मानी जाएगी, जो रिसीट मानी जाएगी, वो मानी जाएगी 99,000 प्लस 1,000, दैट इज 1,00,000 रुपीज। और इस 1,000 रुपए का जो टीडीएस अमाउंट है क्रेडिट ले लिया जाएगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। ध्यान रखें, जो हमें स्टेटस चेक करना है वो कॉन्ट्रैक्टर का स्टेटस चेक करना है कि वो एक इंडिविजुअल है या एचयूएफ। जो पेयर है, पेयर कोई भी व्यक्ति हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो पेई है, जो रेसिपिएंट है, वो अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1% का टीडीएस डिडक्ट होगा, अदरवाइज 2% का टीडीएस डिडक्ट होगा। दूसरा, मान लीजिए एबीसी लिमिटेड क्या करती है, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 10 जुलाई को जो है क्रेडिट करती है, और क्रेडिट में किया जाता है, लेट्स से कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपीज टू कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेबल 1,00,000 रुपीज। वो किसी मिस्टर एक्स को अकाउंट को क्रेडिट नहीं करती है, तो क्या ऐसे में टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी होगी या नहीं? द आंसर इज यस, टीडीएस डिडक्ट करना होगा। अगर जो पेयर है वो किसी सस्पेंस अकाउंट को या फिर किसी एक्सपेंसेस पेबल अकाउंट को क्रेडिट करेगा, तो भी यह माना जाएगा कि जो कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट है उस अकाउंट को क्रेडिट किया गया है, और ऐसे में टीडीएस डिडक्ट करना होगा। तो यहां पर बताया गया, where any sum is credited to any account, whether as suspense account or any other name in the books of accounts of the person liable to pay such income, such crediting shall be deemed to be credit of such income to the account of the pay, that is contractor, and the provision of this section shall apply accordingly। और accordingly जो है ये sections के जो provisions है वो apply होंगे। तो ऐसे में ध्यान रखें, अगर कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, तो 1% का टीडीएस डिडक्ट होगा, अदरवाइज 2% का टीडीएस डिडक्ट होगा। उसके अलावा एक बात का और आपको यहां पर ध्यान रखना है कि लिमिट जो बताई गई, वो लिमिट बताई गई, यहां पर बेसिकली 2 लिमिट लगाई गई एक साथ। अभी तक हमने क्या देखा था कि अगर अमाउंट 10,000 रुपए से ज्यादा है तो टीडीएस डिडक्ट होगा, अगर अमाउंट 5,000 रुपए से ज्यादा है तो टीडीएस डिडक्ट होगा, अगर अमाउंट 40,000 रुपए से ज्यादा है तो टीडीएस डिडक्ट होगा। लेकिन सेक्शन 194C में बेसिकली 2 कंडीशन लगाई गई रिगार्डिंग लिमिट्स। अगर ये 2 कंडीशन पूरी होंगी तो ही टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो पहली कंडीशन लगाई गई, no deduction shall be made from the account of any sum credit or paid likely to be credited or paid to the account of or to the contractor if such sum does not exceed 30,000 rupees। अगर जो अमाउंट पे की जा रही है वो 30,000 रुपए क्या उससे कम है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर अमाउंट 30,000 रुपए से ज्यादा है तो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो अब अगर हम अपने एग्जांपल में बात करें, मिस्टर वाई स्पेसिफाइड पर्सन है और मिस्टर एक्स कॉन्ट्रैक्टर है। अगर मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को पेमेंट करते हैं लेट्स से 35,000 रुपीज की, तो क्या टीडीएस डिडक्ट होगा? द आंसर इज यस। कितना डिडक्ट होगा? 1%। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर क्या है? एक इंडिविजुअल। यहाँ पर 350 रुपीज का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट की गई, मान लीजिए मिस्टर एक्स को ही मिस्टर वाई के द्वारा, लेट्स से 25,000 रुपीज। तो क्या टीडीएस डिडक्ट होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि अमाउंट जो है वो 30,000 रुपीज से कम है, 30,000 रुपीज से कम है। अब ये तो थी एक लिमिट। जो दूसरी लिमिट लगाई गई, वो लिमिट लगाई गई 1,00,000 रुपीज इन ए ईयर। अगर साल में 1,00,000 रुपए से ज्यादा पेमेंट की जाएगी तो टीडीएस डिडक्ट होगा। तो एग्जाम्पल के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। 35,000 रुपीज पर टीडीएस डिडक्ट कर लिया गया, 25,000 रुपीज पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि जो अमाउंट है वो 30,000 रुपए से कम है। और अगर हम पूरे साल भर की बात करें तो यहाँ पर पूरे साल भर में 35,000 प्लस 25,000, टोटल पेमेंट हो जाती है 60,000 रुपीज। अब मान लीजिए एक और पेमेंट की गई मिस्टर एक्स के द्वारा मिस्टर वाई को। कितनी पेमेंट की गई? लेट्स से ये पेमेंट की गई 29,000 रुपीज की। तो क्या टीडीएस डिडक्ट होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि जो अमाउंट है वो 30,000 रुपए से कम है, टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। और पूरे साल भर में अगर हम देखें 35 प्लस 25 प्लस 29, तो आपकी अमाउंट हो जाती है 89,000 रुपीज, जो कि 1,00,000 रुपए से कम है। अब इसी साल के अंदर मान लीजिए एक और पेमेंट की गई मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, और अमाउंट अब की बार जो पे की गई है वो अमाउंट लेट से पे की गई है यहाँ पर 22,000 रुपीज। तो क्या टीडीएस डिडक्ट होगा या नहीं? द आंसर इज यस, टीडीएस डिडक्ट होगा। क्यों होगा? भले ही अमाउंट 30,000 रुपए से कम है, लेकिन अगर पूरे साल भर में आप टोटल करेंगे 35,000 प्लस 25,000 प्लस 29,000 प्लस 22,000, पेमेंट हो जाती है 1,01,000 रुपीज। तो इस वजह से जो टोटल पेमेंट है 1,00,000 रुपए से ज्यादा हो गई है, टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अब बात आई कि कौन सी अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट होगा। क्या सिर्फ 22,000 रुपीज पर टीडीएस डिडक्ट होगा, या फिर ये जो 25,000 जिस पर हमने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया था, ये जो 29,000 इस पर हमने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया था, क्या इन अमाउंट्स पर भी हमें टीडीएस डिडक्ट करनी होगी? द आंसर इज यस। अब आप जो टीडीएस डिडक्ट करेंगे वो 25,000 प्लस 29,000 प्लस 22,000, इन तीनों अमाउंट्स को मिलाने के बाद जो आपकी अमाउंट होगी, उस अमाउंट पर आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर 66,000 रुपीज पर जो है 76,000 रुपीज पर जो है आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पूरे साल भर की लिमिट है 1,00,000 रुपए और सिंगल पेमेंट की लिमिट है 30,000 रुपए। 35,000 रुपीज पर ऑलरेडी हमने टीडीएस डिडक्ट कर लिया था, तो फिर से टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो पहली ट्रांजैक्शन पर टीडीएस डिडक्ट हुआ ड्यू टू सिंगल पेमेंट एक्सीड्स 30,000 रुपीज। सेकेंड ट्रांजैक्शन पर हमने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, रीजन भी पेमेंट 30,000 रुपए से कम है और पूरे साल भर में पेमेंट 1,00,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। थर्ड ट्रांजैक्शन पर हमने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, रीजन भी पेमेंट जो है 30,000 रुपए से कम है और साल भर में पेमेंट जो है 1,00,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। लेकिन फोर्थ ट्रांजैक्शन पर हमने देखा कि सिंगल पेमेंट तो 30,000 रुपए से कम है, टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन जब मैं पूरे साल भर की पेमेंट देखता हूं, मेरा साल शुरू होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च को मेरा साल क्लोज होता है। अगर इस पूरे साल में पेमेंट 1,00,000 रुपए से ज्यादा है तो टीडीएस डिडक्ट होगा, भले ही वो पेमेंट 30,000 रुपए से कम। तो ऐसे में मेरी फोर्थ ट्रांजैक्शन होने पर 1,00,000 रुपए की जो लिमिट है वो क्रॉस कर जाती है, तो ऐसे में अब टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। और किस अमाउंट पर? उन सभी अमाउंट्स पर जिस पर टीडीएस पहले डिडक्ट नहीं किया गया।
तो ये आपको बेसिकली यहां पर याद रखना है। दो लिमिट्स आपको चेक करनी होंगी। प्रोवाइडेड दैट वेयर द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट of such sums credited or paid, likely to be credited or paid during the financial year exceeds 1 lakh rupees, the person responsible for paying such sums referred to in subsection 1 shall be responsible to deduct income tax under this section। तो जहां पर आपकी पेमेंट पूरे साल भर में, यहां पर कहा गया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1 लाख रुपीस जो है एक्सीड कर जाती है तो टीडीएस डिडक्ट होगा, और उसके बाद आपको सभी अमाउंट्स पर टीडीएस डिडक्ट करना है। 1 लाख रुपीस की जो लिमिट है क्रॉस होने के बाद आपकी जो सिंगल पेमेंट वाली लिमिट है वो खत्म हो जाती है। फिर 1 लाख रुपए के बाद अगर आप 1000 रुपए भी पे करेंगे तो उस पर टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो दैट मीन्स आफ्टर 4th ट्रांजेक्शन, अब मैं जितनी भी ट्रांजेक्शन करूंगा उस फाइनेंशियल ईयर में सभी ट्रांजेक्शन्स पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो अकाउंट क्रेडिट किया गया है कॉन्ट्रैक्टर के नाम से, अगर उसके अंदर 1 लाख रुपए से ज्यादा की अमाउंट क्रेडिट कर दी गई है या फिर 1 लाख रुपए से ज्यादा की अमाउंट पे कर दी गई है, तो ऐसे में आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। अगर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1%, अगर कॉन्ट्रैक्टर अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 2% का टीडीएस आप डिडक्ट करेंगे। अब बात आई कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर और लेबर कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही पर टीडीएस की लायबिलिटी आ जाती है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर मींस मटेरियल प्लस लेबर, और लेबर कॉन्ट्रैक्टर मींस प्योरली लेबर। तो इन दोनों ही सिचुएशन में क्या टीडीएस प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे? यस। जो आपको लिमिट दी गई है वो आप अप्लाई करेंगे 30,000 रुपए और 1 लाख रुपए वाली। लेकिन मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति सिर्फ मटेरियल सेल करता है तो क्या ऐसे में सेक्शन 194C अप्लाई होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि यहां पर क्या है, सेल ऑफ गुड्स है, यहां पर कोई लेबर कंपोनेंट नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्टर के अंदर कवर नहीं होता है। तो ध्यान रखें, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ मटेरियल आपको सेल करता है तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अब एक व्यक्ति मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो एक बिल देता है जिसके अंदर मटेरियल प्लस लेबर, अगर ये अमाउंट्स अलग अलग लिखी गई हैं तो ऐसे में मटेरियल कंपोनेंट पर टीडीएस अप्लाई नहीं होगा, लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर टीडीएस अप्लाई किया जाएगा। और अगर मान लीजिए उसने बिल के अंदर जो है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई किया है, दैट मींस वहां पर मटेरियल की अमाउंट अलग से नहीं बताई गई है, तो ऐसे में पूरी अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। Where any sum is paid or credited for carrying out any work mentioned in clause E of clause 4 of the explanation, tax shall be deducted at source on the invoice value excluding the value of material if such value is mentioned separately in the invoice। अगर इनवॉइस के अंदर आपको मटेरियल की वैल्यू अलग बताई गई, लेबर की वैल्यू अलग बताई गई, तो आप सिर्फ लेबर वैल्यू पर टीडीएस डिडक्ट करेंगे, मटेरियल वैल्यू पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। अगर इनवॉइस के अंदर मटेरियल की वैल्यू अलग से नहीं बताई गई है तो ऐसे में आप पूरी अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट करेंगे ऑन द होल ऑफ द इनवॉइस वैल्यू if the value of material is not mentioned separately in the invoice। तो बहुत बार आपने देखा होगा जनरली रियल स्टेट्स के अंदर, तो आप बहुत इजीली देख सकते हैं कि आपने मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट दिया 1000 रुपीज स्क्वायर फीट,
और इस 1000 रुपीज स्क्वायर फीट में मटेरियल प्लस लेबर दोनों ही इंक्लूड है। तो अगर कॉन्ट्रैक्टर आपको बिलिंग करता है कि 500 स्क्वायर फीट जगह थी, उस पर आपका 1000 स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग जो है रेट था, तो 5 लाख रुपए का वो बिल बनाकर आपको दे देता है, तो इस केस में टीडीएस पूरे 5 लाख रुपए के अमाउंट पर डिडक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो जो बिल बनाता है उस बिल में मटेरियल अलग स्पेसिफाई करता है, लेबर अलग स्पेसिफाई करता है, तो ऐसे में आप मटेरियल वैल्यू पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे, लेबर वैल्यू पर टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो यही बात आपको यहां पर बताई गई है। इन केस वेयर invoice contains the separate value for material, in that situation no TDS shall be deducted on material value. If amount is not separately mentioned, in that situation on the whole of the invoice value, पूरी invoice value पर आप TDS deduct करेंगे। After that, no individual or Hindu unwedded family shall be liable to deduct income tax on the sum credited or paid to the account of the contractor where such sum is credited or paid exclusively for personal purposes of such individual or any member of HUF। तो अगर मान लीजिए किसी इंडिविजुअल के द्वारा जो पेमेंट की गई है कॉन्ट्रैक्टर को, वो पेमेंट की गई है उसके पर्सनल पर्पजेस के लिए, दैट मींस मिस्टर एक्स है, वो अपना घर बनवा रहे हैं मिस्टर वाई से, और मिस्टर वाई को पेमेंट की जा रही है मान लीजिए 1,50,000 रुपए की, तो इस केस में कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। रीजन बीइंग जो अमाउंट पे की जा रही है वो पर्सनल पर्पजेस के लिए की जा रही है। और अगर मान लीजिए मिस्टर वाई के द्वारा जो पेमेंट की जा रही है वो बिजनेस पर्पजेस के लिए है, बिजनेस पर्पजेस के लिए है, और मिस्टर वाई क्या है, एक स्पेसिफाइड पर्सन है, मिस्टर वाई क्या है, एक स्पेसिफाइड पर्सन है, और इनकी जो फैक्ट्री है उसके अंदर कोई इंस्टॉलेशन इन्हें करानी है जिसके लिए मिस्टर एक्स को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। तो इस केस में अगर सिंगल अमाउंट 30,000 रुपए से ज्यादा है और पूरे साल भर में 1,00,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट है तो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। यहां पर कहा गया है कि सिर्फ पर्सनल पर्पजेस के केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो ध्यान रखें, देखिए कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के केस में कोई पर्सनल पर्पज नहीं हो सकता। पर्सनल पर्पज हो सकता है जनरली इन केस ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ। तो इसलिए यहां पर कहा गया कि इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में अगर पर्सनल पर्पजेस के लिए पेमेंट की जाएगी तो इन दैट सिचुएशन जो है टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब एक केस आता है ट्रांसपोर्टर का। अब एक केस आता है ट्रांसपोर्टर का। तो ट्रांसपोर्टर के केस में अगर अमाउंट जो पे की जा रही है वो 30,000 रुपए से ज्यादा है तो ऐसे में टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, और पूरे साल भर में अगर पेमेंट 1,00,000 रुपए से ज्यादा है तो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। लेकिन एक रिलैक्सेशन यहां पर दी गई टू दी ट्रांसपोर्टर्स। मान लीजिए मिस्टर एक्स है वो ट्रांसपोर्टर है, और जो ट्रांसपोर्टर मिस्टर एक्स है वो अपनी सर्विसेज देते हैं मिस्टर वाई को, और मिस्टर वाई ने ये सर्विसेज ली है बिजनेस पर्पजेस के लिए, और मिस्टर वाई क्या है, एक स्पेसिफाइड पर्सन है। तो ऐसे में मिस्टर वाई क्या करेंगे, 40,000 रुपए की पेमेंट अगर करते हैं तो टीडीएस डिडक्ट करेंगे। लेकिन अगर मिस्टर एक्स एक डेक्लेरेशन दे देते हैं, क्या डेक्लेरेशन, कि उनके पास 10 से ज्यादा गुड्स कैरेजेस, जो माल ढोते हैं, जो व्हीकल वो नहीं है, तो उस केस में मिस्टर वाई को टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं है। No deduction shall be made from any sum credited or likely to be credited or paid during the previous year to the account of a contractor during the course of business of flying, hiring, leasing goods carriages where
such contractor owns 10 or less goods carriages at any time during the previous year and furnishes a declaration to that effect along with permanent account number to the person paying or crediting such sum. तो इस डिक्लेरेशन के साथ क्या देना होगा, मिस्टर एक्स को अपना परमानेंट अकाउंट नंबर भी इस डिक्लेरेशन के अंदर मेंशन करना होगा। तो मिस्टर एक्स क्या करेंगे, टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन टीडीएस रिटर्न के अंदर वो ये रिपोर्ट जरूर करेंगे कि मिस्टर एक्स को उन्होंने 40,000 रुपीज की पेमेंट की है और उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया गया ड्यू टू दी डिक्लेरेशन, ताकि गवर्नमेंट को पता चल सके कि किस ट्रांसपोर्टर को कितनी पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर की गई है। No deduction shall be made from any sum credited or paid or likely to be credited or paid during the previous year to the account of a contractor during the course of business of plying, hiring or leasing goods carriages where such contractor owns 10 or less goods carriages at any time during the previous year and furnishes a declaration to that effect along with his permanent account number to the person paying off और क्रेडिटिंग सच सम। तो अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक ट्रांसपोर्टर के बीच में है, तो ऐसे में उस केस में अगर वो डिक्लेरेशन दे देता है कि उसके पास जो गुड्स कैरेजेस है, जो माल ढोने वाले व्हीकल है, वो 10 या 10 से कम है, 10 से ज्यादा नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन टीडीएस रिटर्न में आपको बताना होगा कि आपने ट्रांसपोर्टर को कितनी पेमेंट की और ड्यू टू डिक्लेरेशन आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया। The person responsible for paying or crediting any sum to the person referred to in subsection 6 shall furnish to the prescribed income tax authority such particulars in such form within such time as may be prescribed। तो ऐसे में आपको प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को, दैट मींस थ्रू टीडीएस रिटर्न्स, आपको बताना होता है कि आपने ट्रांसपोर्टर्स को कितनी पेमेंट की जिस पर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया अंडर सेक्शन 194C। उसके बाद बताया गया स्पेसिफाइड पर्सन कौन कौन से व्यक्ति होंगे जिनको टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है। तो यहाँ पर बेसिकली सभी व्यक्तियों को कवर किया गया है, सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को कवर नहीं किया गया है। इंडिविजुअल और एचयूएफ वही कवर होंगे जिनकी टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। जैसा हमने सेक्शन 194A में डिस्कस किया था, अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख रुपए से ज्यादा है इन केस ऑफ प्रोफेशन, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में इंडिविजुअल और एचयूएफ को टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी होगी। अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से कम है, प्रोफेशन के केस में ग्रॉस रिसीट 50 लाख रुपए से कम है, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में इंडिविजुअल और एचयूएफ को टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं होगी। For the purpose of this section, specified person means सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई भी पेमेंट करेगी कॉन्ट्रैक्टर को तो वो टीडीएस डिडक्ट करेगी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194C। लोकल अथॉरिटी अगर कोई भी पेमेंट करेगी तो वो टीडीएस डिडक्ट करेगी। एनी कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड अंडर सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट और प्रोविडेंशियल एक्ट वो टीडीएस डिडक्ट करेगी। एनी कंपनी, कोई भी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, अगर वो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेगी तो सेक्शन 194C के तहत टीडीएस डिडक्ट करेगी। एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको भी कवर किया गया है। एनी अथॉरिटी constituted in India by under any law engaged for the purpose of dealing with and satisfying the need for housing accommodation or for the purpose of planning development or improvement of cities, towns and villages or for both। तो स्पेसिफिक अथॉरिटीज बताई गई है, इनको भी कवर किया गया है स्पेसिफाइड पर्सन के अंदर। कोई भी सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 8060 के तहत, उन पर भी जो है सेक्शन 194C के प्रोविजन अप्लाई होंगे, उनको भी टीडीएस डिडक्ट करना होगा अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं। एनी ट्रस्ट, एनी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर ए सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट, प्रोविडेंशियल एक्ट, तो कोई भी यूनिवर्सिटी अगर पेमेंट करती है किसी कॉन्ट्रैक्टर को तो भी टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा।
any government of a foreign state or a foreign enterprise or any association or body established outside India। तो कोई भी एसोसिएशन या बॉडी आउटसाइड इंडिया एस्टेब्लिश की गई है उसको भी टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी होगी। एनी फर्म, पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनरशिप फर्म को भी जो है टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है। इन सभी के केसेस में आपको कोई भी टर्नओवर लिमिट यहां पर नहीं दी गई। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपको टर्नओवर चेक नहीं करनी है। करंट ईयर के अंदर अगर पेमेंट 30,000 रुपए से ज्यादा है और पूरे साल भर में 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो इन सभी के द्वारा टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है इंडिविजुअल, एचयूएफ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, तो इन दैट सिचुएशन टीडीएस तभी डिडक्ट होगा जब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर टोटल सेल्स, ग्रोस रिसीट्स, टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम exceeding 1 crore rupees in case of business, 50 lakh rupees in case of profession during the financial year immediately preceding the financial year in which such sum is credited or paid in the account of the contractor। तो जिस साल में आप पेमेंट कर रहे हैं उस साल से जो जस्ट प्रीसीडिंग ईयर है, जो पिछला साल है, उस साल की टर्नओवर आपको चेक करनी है। अगर पिछले साल में जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है इन केस ऑफ बिजनेस, 50 लाख रुपए से ज्यादा है इन केस ऑफ प्रोफेशन, तो उस इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई को भी टीडीएस डिडक्ट करना होगा अंडर सेक्शन 194C इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो आप हमेशा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर चेक करेंगे। गुड्स कैरिजेस का मतलब है बेसिकली सेक्शन 44A के अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि गुड्स कैरिजेस के अंदर कौन से व्हीकल्स कवर होंगे। कॉन्ट्रैक्ट शैल इंक्लूड सब कॉन्ट्रैक्ट। तो मान लीजिए मिस्टर एक्स है, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया एबीसी लिमिटेड को और एबीसी लिमिटेड ने फर्दर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है मिस्टर वाई को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो ऐसे में एबीसी लिमिटेड जो भी पेमेंट करेगी मिस्टर वाई को वो सेक्शन 194C के दायरे में आ जाती है। वर्क के अंदर बताया गया कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, तो यहां पर बताया गया कॉन्ट्रैक्ट और वर्क शैल इंक्लूड। इंक्लूड मींस एग्जांपल है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इलस्ट्रेटिव लिस्ट है। एडवर्टाइजमेंट अगर आप कराते हैं वो भी सेक्शन 194C में कवर होगी। ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम्स फॉर सच ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग। तो अगर आप ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग, दैट मींस टेलीविजन के जरिए आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो भी आपकी जो है 194C में कवर होगी। कैरेजेस ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन रेलवेज। रेलवेज के अलावा जो भी आपके ट्रांसपोर्टेशन मोड्स है, रोड्स है, शिप्स है, एयर है, वो सभी जो है 194C में कवर होंगे। अगर आप कैटरिंग के लिए भी अगर आप कोई सर्विस जो है उसके लिए आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो भी सेक्शन 194C में कवर की जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग ए प्रोडक्ट according to the requirement or specification of a customer by using material purchased from such customer or its associate, being a person placed similarly in relation to such customer, or is the person placed in relation to the SSC under the provisions contained in clause B of subsection 2 of section 40A। तो बेसिकली यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या फिर कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो मटेरियल है वो आप कस्टमर से ही परचेज करते हैं और उस मटेरियल पर कस्टमर के अकॉर्डिंग आप जो है मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी सर्विस एक्टिविटी करते हैं तो उस सिचुएशन में वो भी टीडीएस के दायरे में आ जाती है। अगर इसको मोस्ट स्पेसिफिकली मैं बताना चाहूं जॉब वर्क के केसेस में, जॉब वर्क, तो जॉब वर्क के केसेस में सेक्शन 194C जो है वो एप्लीकेबल होता है। अगर मिस्टर एक्स जॉब वर्क करते हैं मिस्टर वाई के लिए और मिस्टर वाई के द्वारा पेमेंट की जाती है तो ऐसे में मिस्टर वाई 194C के तहत टीडीएस डिडक्ट करेंगे, आफ्टर दैट पेमेंट करेंगे। अगर मिस्टर वाई क्या है, स्पेसिफाइड पर्सन है। इंडिविजुअल के केस में बताया गया था अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है इन केस ऑफ बिजनेस और इन केस ऑफ प्रोफेशन 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो इंडिविजुअल स्पेसिफाइड पर्सन माना जाएगा। अब मान लीजिए मिस्टर एक्स क्या करते हैं, मिस्टर एक्स
100 रुपीज की गुड्स परचेज करते हैं और वो गुड्स सेल कर देते हैं टू मिस्टर वाई, और मिस्टर वाई इन गुड्स पर कोई प्रोसेस अप्लाई करते हैं, इन गुड्स पर कोई प्रोसेस अप्लाई करते हैं, एंड लेटर ऑन वही गुड्स जो है वापस कर देते हैं मिस्टर एक्स को। तो ऐसे में जो अमाउंट मिस्टर एक्स के द्वारा 100 रुपीज की सेल की गई थी टू मिस्टर वाई, वो अमाउंट भी इंक्लूड की जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 194C। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए मिस्टर एक्स के कोई रिलेटिव है मिस्टर जेड, और मिस्टर वाई जो है मिस्टर जेड से वो गुड्स परचेज करते हैं, एंड आफ्टर दैट उस पर जो प्रोसेस अप्लाई करते हैं और उसको मिस्टर एक्स को सेल कर देते हैं, तो इस केस में भी जो है 194C अप्लाई होगा। बहुत सारे लोग क्या करते थे, टैक्स प्लानिंग करने की कोशिश करते थे कि उनका टीडीएस डिडक्ट ना हो, तो वो क्या करते थे, मिस्टर एक्स क्या करते थे, पहले अपनी ही गुड्स मिस्टर वाई को सेल कर देते थे, दैट इज सेल ऑफ मटेरियल, उस पर टीडीएस अप्लाई नहीं होता है। अब मिस्टर वाई क्या करते, उस पर कोई जो प्रोसेस अप्लाई करते, कोई प्रोसेसिंग है वो जो करनी थी वो कर देते हैं, और उसके बाद उस मटेरियल को फिर से मिस्टर एक्स को सेल कर देते हैं। तो दैट मींस अब मिस्टर एक्स के पास कौन सी गुड्स आ गई, प्रोसेस्ड गुड्स, जिन पर लेबर वर्क भी किया गया है। लेकिन अगेन मिस्टर वाई ये कह देते थे कि उन्होंने तो वो मटेरियल सेल किया है मिस्टर एक्स को, तो उस पर कोई टीडीएस अप्लाई नहीं होगा। तो इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए कहा गया कि अगर मिस्टर वाई मिस्टर एक्स से कोई गुड्स परचेज करेंगे और उस गुड्स पर कोई प्रोसेस अप्लाई करेंगे, आफ्टर दैट मिस्टर एक्स को ही सेल करेंगे, तो ऐसे में ये सेक्शन 194C के दायरे में आ जाएगी, क्योंकि इस पर लेबर वर्क किया गया है। अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, जब मिस्टर एक्स ने देखा अगर मैं ही गुड्स सेल करता हूं मिस्टर वाई को, तो ऐसे में सेक्शन 194C जो है वो अप्लाई हो जाता है। तो लोगों ने क्या किया, मिस्टर एक्स ने क्या किया, उनके एक रिलेटिव है मिस्टर जेड, तो मिस्टर वाई को कहा कि आप मिस्टर जेड से कोई गुड्स परचेज कर लीजिए, उन पर जो प्रोसेस अप्लाई करनी है वो प्रोसेस अप्लाई करने के बाद वो आप मुझे सेल कर दीजिए। उस केस में सेक्शन 194C अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो है सेल ऑफ मटेरियल। तो उस केस में भी कहा गया कि अगर आप कस्टमर से गुड्स परचेज करेंगे या फिर कस्टमर के एसोसिएट कंसर्न से अगर आप कोई गुड्स परचेज करेंगे, तो वो वैल्यू भी सेक्शन 194C के अंदर इंक्लूड की जाएगी। हाँ, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से परचेज करते हैं जो कस्टमर से रिलेटेड नहीं है, कस्टमर की एसोसिएट कंसर्न नहीं है, तो ऐसे में उस वैल्यू पर सेक्शन 194C अप्लाई नहीं होगा, ओनली लेबर वैल्यू पर 194C अप्लाई किया जाए। तो मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग ए प्रोडक्ट according to the requirement or specification of a customer by using material purchased from such customer or its associate, being a person placed similarly in relation to such customer। तो वो एसोसिएट कंसर्न क्या है, उस कस्टमर के रिलेटिव्स में कवर होती है, as the person placed in relation to the assessee under the provisions contained clause B of subsection 2 of section 40A। तो सेक्शन 40A में बेसिकली यही बात बताई गई है कि अगर आप रिलेटिव्स को कोई पेमेंट करते हैं, तो इन दैट सिचुएशन अगर जो रीजनेबल अमाउंट है उससे ज्यादा आप पे करेंगे, तो उस सिचुएशन में वो खर्चा आपको डिसअलाउ कर दिया जाता है जितना एक्सेसिव होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर कहा गया कि जो सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 क्लोज बी में जो प्रोविजंस कंटेन किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग कोई भी एसोसिएट कंसर्न है, कोई भी रिलेटिव है, तो ऐसे में उससे कोई गुड्स परचेज की जाती है या फिर कस्टमर से कोई गुड्स परचेज की जाती है, उनको परचेज करने के बाद कोई प्रोसेस अप्लाई करते हैं और आफ्टर दैट उनको सेल कर देते हैं, तो ऐसे में जो है वो सेक्शन 194C के दायरे में आ जाती है। बट does not include manufacturing or supplying a product according to the requirement or specification of a customer by using material purchased from a person other than such customer or associate of such customer। तो उस कस्टमर के अलावा और उस कस्टमर के जो एसोसिएट है उसके अलावा आप जिन व्यक्तियों से भी परचेज करेंगे
उस सेक्शन में 194C अप्लाई नहीं होगा, वो मटेरियल ऑफ सेल ऑफ मटेरियल माना जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी कस्टमर की ही गुड्स परचेज करते हैं, उस पर कोई प्रोसेस अप्लाई करते हैं और वही गुड्स फिर से आप कस्टमर को सेल कर देते हैं, तो उस केस में सेक्शन 194C अप्लाई किया जाए। उसके अलावा यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, ये एग्जाम्पल ऐसा ही एग्जाम्पल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें बताएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको डेट्स दी गई है और आपको बताना है कौन सी अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट होगा, कौन सी अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लिमिट याद रखनी है 30,000 रुपीज सिंगल पेमेंट और 1 लाख रुपीज इन ए फाइनेंशियल ईयर, पूरे साल भर। तो ये जो है एग्जाम्पल आप जो है अपने आप ही प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जो है हमारे साथ शेयर करेंगे। इसका सॉल्यूशन भी आपको दिया गया है, बट आई रिकमेंड सॉल्यूशन आप बाद में देखें, पहले आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद आप सॉल्यूशन देखें। अगर आपको लगता है कहीं पर आपने कोई गलती की है तो वो आप अपनी गलती ठीक करें। तो बाकी सभी बातें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इंडिविजुअल और एचयूएफ केस में तभी स्पेसिफाइड पर्सन माना जाएगा जब टर्नओवर जो है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी इन केस ऑफ बिजनेस, और इन केस ऑफ प्रोफेशन 50 लाख रुपीज। तो मिस्टर वाई है, मिस्टर वाई 1,50,000 रुपए की पेमेंट कर रहे हैं मिस्टर एक्स को, और ये जो पेमेंट है बिजनेस पर्पजेज के लिए है। और प्रीवियस ईयर 2021 के अंदर जो टर्नओवर थी वो 80 लाख रुपए थी इन केस ऑफ बिजनेस। तो ऐसे में प्रीवियस ईयर 21-22 में टीडीएस डिडक्ट करने की कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी इन केस ऑफ मिस्टर वाई। सिमिलरली यहाँ पर मिस्टर वाई हैं, पेमेंट कर रहे हैं 1,50,000 रुपए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। प्रीवियस ईयर 20-21 में टर्नओवर 1 करोड़ 10 लाख रुपए है, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो ऐसे में प्रीवियस ईयर 21-22 में उनको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। कितना टीडीएस डिडक्ट करना होगा? अगर कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो 1%, अगर अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 2%। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स हैं जो कि एक इंडिविजुअल है, तो 1% का टीडीएस यहाँ पर डिडक्ट किया जाएगा 1,500 रुपए। 1,500 रुपए पेमेंट कर दी जाएगी टू दी गवर्नमेंट, और 1,48,000 रुपए की पेमेंट कर दी जाएगी टू दी मिस्टर एक्स। और मिस्टर एक्स क्या करेंगे? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए इस 1,500 रुपए का जो है वो क्रेडिट ले लेंगे। इसके अलावा ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप पर्सनल पर्पसेस के लिए कोई भी पेमेंट करते हैं तो इन दैट सिचुएशन टीडीएस प्रोविजन अंडर सेक्शन 194C अप्लाई नहीं होगा। ट्रांसपोर्टर के केस में मैंने आपको बताया, अगर ट्रांसपोर्टर जो है वो एक डिक्लेरेशन दे देता है कि उसके पास 10 या 10 से कम व्हीकल है अलोंग विद पैन नंबर, तो टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। अदरवाइज अगर वो जो है डिक्लेरेशन नहीं देता है तो आप सिमिलरली जैसे आप बाकी सभी का टीडीएस डिडक्ट करते हैं अंडर सेक्शन 194C, ट्रांसपोर्टर के केस में भी आप उसी तरह टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली आपको प्रोविजन दिए गए थे सेक्शन 194C के रिगार्डिंग। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप जो है शेयर कर सकते हैं।